हम पढ़ रहे थे इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के इमेज जो करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ रहे थे, और हमने फोस्फर के बारे में पढ़ा था कुछ थोड़ा सा, इसके अलावा थोड़ा आगे बढ़े थे अपन। आज हम देखते हैं कि इमेज जो इंटेंसिफिकेशन फैक्टर होता है वो उसके बारे में, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होता है उसका इंटेंसिफिकेशन फैक्टर, उसका इंटेंसिफिकेशन फैक्टर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे हुए, इंटेंसिफिकेशन फैक्टर क्या होता है। तो इंटेंसिफिकेशन फैक्टर होता है कि जैसे ये एक एक्सरे फिल्म है, इस एक्सरे फिल्म पर अगर अपन हाफ पोर्शन के ऊपर तो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को अप्लाई कर दें और हाफ को ऐसे रहने दें और इस पे एक समान एक्सरेज डालें, इस पर क्या डालें, एक्सरे बीम डालें, ये एक्सरे फोटोन हो गए, एक्सरे फोटोन हो गए, तो दोनों के द्वारा एक्सरे फिल्म पर एक समान डेंसिटी प्राप्त करने के लिए, एक समान डेंसिटी मतलब जैसे यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर अगर आप एक्सरे बीम डालोगे तो जो डेंसिटी मिलेगी आपको, डेंसिटी मतलब ब्लैकनेस को अपन डेंसिटी बोलते हैं ना, एक्सरे फिल्म पर जो ब्लैकनेस होती है उस ब्लैकनेस को हम डेंसिटी बोलते हैं। तो जो ब्लैकनेस आपको यहाँ पे मिलेगी वो सेम ब्लैकनेस आपको यहाँ पे प्राप्त करने के लिए कितना एक्सपोजर चाहिएगा। मैंने कल आपको बताया था कि इंटेंसिफाइंग स्क्रीन लेने से एक्सपोजर 34 गुना तक कम हो जाता है, 34 गुना तक कम अपने को एक्सपोजर काम में ले सकते हैं काम में। तो सेम जो यहाँ पे ब्लैकनेस मिली है स्क्रीन के मामले में, वही ब्लैकनेस अपने को यहाँ पे एक्सरे फिल्म पर डायरेक्ट अपने को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सरे की अमाउंट बढ़ानी पड़ेगी। तो इसी को इंटेंसिफिकेशन फैक्टर कहते हैं। इसको इंटेंसिफिकेशन फैक्टर क्या होता है, क्या होता है, डेंसिटी ऑन फिल्म विदाउट स्क्रीन एक्सपोजर रिक्वायर्ड, मतलब स्क्रीन के ऊपर एक्सपोजर सेम डेंसिटी प्राप्त करने के लिए कितना एक्सपोजर चाहिएगा, विदाउट स्क्रीन एंड एक्सपोजर रिक्वायर्ड विद स्क्रीन, एक्सपोजर रिक्वायर्ड विद स्क्रीन, यानी एक्सरे फिल्म पर सेम डेंसिटी प्राप्त करने के लिए बिना स्क्रीन के आपको कितना एक्सपोजर चाहिएगा, कितने एक्सरे डालनी पड़ेगी और स्क्रीन के साथ कितनी एक्सरे डालनी पड़ेगी। इन दोनों के रेशियो को अपन क्या कहते हैं, इंटेंसिफिकेशन फैक्टर कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, इंटेंसिफिकेशन फैक्टर इन दोनों को बोला जाता है। समझ के आ गया होगा आपको कि एक मैंने आपको बताया पूरी एक्सरे फिल्म है, इस एक्सरे फिल्म के आधे पोर्शन को तो अपन इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के द्वारा कवर कर दिया और आधे को अपन ने नीचे वाले को ऐसे ही छोड़ दिया। अब इन दोनों इस पूरी फिल्म पर एक समान डेंसिटी प्राप्त करनी है, एक समान ब्लैकनेस प्राप्त करनी है एक्सरे एक्सपोज करके। तो नो डाउट एक जैसी एक्सपोज प्राप्त एक समान डेंसिटी प्राप्त करने के लिए यहाँ पे आपको एक्सरे ज्यादा डालनी पड़ेगी, क्यों, यहाँ पे इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है नहीं, यहाँ पे स्क्रीन है तो एक्सपोजर कम डालना पड़ेगा। तो इन दोनों एक्सपोजर के अनुपात को अपन क्या कहते हैं, इंटेंसिफिकेशन फैक्टर कहते हैं। कैसे कहते हैं, सेम डेंसिटी प्राप्त करने के लिए बिना स्क्रीन लगाए कितना एक्सपोजर होगा, स्क्रीन लगाए कितना होगा। तो नीचे वाली एक्सरेज यहाँ पे जो डालनी पड़ेगी वो ज्यादा होगी, ऊपर वाला जो इसका मान होगा ज्यादा होगा, इसका कम होगा, यानी इंटेंसिफिकेशन फैक्टर ज्यादा होगा। तो वास्तव में इंटेंसिफिकेशन फैक्टर क्या होता है, कितना गुना एक्सपोजर कम हुआ है, उसी को हम इंटेंसिफिकेशन फैक्टर कहते हैं। ये हो गया। देखिए इंटेंसिफिकेशन फैक्टर है किसी स्क्रीन का, वो केवीपी के साथ बढ़ता जाता है रे, मतलब जैसे जैसे केवीपी बढ़ाओगे आप एक बहुत ज्यादा रेंज तक तो नहीं होता, लेकिन थोड़ा थोड़ा केवी बढ़ाओगे तो क्या होगा, ये बढ़ता जाएगा। कैसे बढ़ता जाएगा, इस जो सिल्वर है, ये जो आपकी फिल्म है, इस फिल्म के ऊपर क्या होता है, सिल्वर हैलाइड लगा होता है। सिल्वर हैलाइड का के एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इसका तो होता है 26 और इसका कितना होता है 13, मैं कंफर्म कर लेता हूं, सही है। इसका के एब्जॉर्प्शन एज किसको कहते हो आप, आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। अलग अलग इफेक्ट होते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह ये ना, तो उसके अंदर तो उसमें के एब्जॉर्प्शन एज क्या होता है, के एब्जॉर्प्शन एज होता है किसी एटम के
जो पहली जो इसके मतलब इसको नाभिक से दूर जाते जाएंगे तो इसकी कक्षाओं को अपन नाम देते हैं KLMN। तो अगर किसी इफेक्ट के द्वारा हमने इसकी जो पहली कक्षा K कक्षा से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दें, ये बाहर चला जाए और M या L कक्षा से इसके अंदर वापस जंप करेगा दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो उस समय जो एक्सिस एनर्जी होगी वो किस रूप में बाहर निकलेगी रे? एक्सिस एनर्जी किस रूप में बाहर निकलेगी? एक्सरेज के रूप में या किसी भी रूप में बाहर निकल सकती है। इसे हम K एब्जॉर्प्शन एज कहते हैं। यानी इस एनर्जी के इस प्रोसेस के द्वारा जो एनर्जी उसका एब्जॉर्प्शन होता है। कैसे होता है? बाहर से जो एनर्जी डाली है वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकलेगी, यानी ये एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई। तो सिल्वर का K एब्जॉर्प्शन एज कितना होता है? 26 और ब्रोमीन का कितना होता है? 13। इसको बोलते हैं K एब्जॉर्प्शन एज। पूरा नाम लेते हैं इसको फोटो इलेक्ट्रिक K एब्जॉर्प्शन एज। तो सिल्वर का K एब्जॉर्प्शन एज कितना होता है? 26 और ब्रोमीन का कितना होता है? 13। ये किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होते हैं। क्या होते हैं? किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर ये एब्जॉर्प्शन एज होते हैं। और इंटेंसिफाइंग स्क्रीन में क्या होता है? कैल्शियम टंगस्टेट। इसमें टंगस्टन का K एब्जॉर्प्शन एज क्या होता है? ये इतना होगा। ध्यान करना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है वो एग्जैक्ट इसी वैल्यू या इसके आगे शो होता है। कैसे? आप टंगस्टन के टारगेट के ऊपर 69 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर आप फोटोन डालोगे तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, लेकिन 69.5 का डालोगे वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, या इससे ज्यादा का डालोगे वो थोड़ा सा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो ध्यान करो, अब अगर हम इसके ऊपर एक्सरे बीम डालते हैं लो केवीपी की, कौन सी? लो केवीपी, जिसकी किलो वोल्टेज पोटेंशियल क्या हो? कम हो। तो कम वोल्टेज के ऊपर तो K एब्जॉर्प्शन एज किसके पास में है? एक्सरे, इस जो एक्सरे फोटोन है उसकी एनर्जी किसके पास में है? जो सिल्वर और ब्रोमीन के जो कम, मान लो आपने जैसे 40 या 50 केवीपी डाली, उसका जो मीन वैल्यू होगी एक्सरे बीम की वो लगभग इसके आसपास में होगी। तो एक्सरे फिल्म पर मेन एब्जॉर्प्शन किसके कारण से होगा रे? सिल्वर और ब्रोमीन के कारण से। लेकिन जैसे ही आप इस वैल्यू को बढ़ाओगे और एक्सरे बीम के इस जो केवीपी है इसको बढ़ाओगे तो K एब्जॉर्प्शन एज किसके पास पहुंच जाएगा? कैल्शियम टंगस्टेट के पास पहुंच जाएगा, 69.5 पे पहुंच जाएगा। इस रेंज के ऊपर क्या होगा रे? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किससे होगा? टंगस्टन के फोटो इलेक्ट्रिक K एब्जॉर्प्शन के द्वारा होगा। इसका मतलब कम केवीपी के ऊपर एब्जॉर्प्शन किसके द्वारा होता है? सिल्वर और ब्रोमाइड के द्वारा, फिल्म के अंदर के एब्जॉर्प्शन से। और हाई केवीपी पर एब्जॉर्प्शन किसके द्वारा होता है? कैल्शियम टंगस्टेट के अंदर जो कैल्शियम है उसके K एब्जॉर्प्शन एज के द्वारा ये होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कम केवीपी के ऊपर स्क्रीन इतनी ज्यादा फास्ट नहीं होती है जितनी किस पे होती है? हाई केवीपी पर। कैसे? अगर सिल्वर जो ये आपकी जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है ये जितने ज्यादा एक्सरे फोटोन को एब्जॉर्ब करेगी उतने ही ज्यादा एक्सरे फोटोन किस में कन्वर्ट होंगे? लाइट में। अगर ये एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगी एक्सरे फोटोन इस पे गिरने वाले को, तो लाइट में कैसे कन्वर्ट करेगी? और लाइट में कन्वर्ट नहीं करेगी तो इस फिल्म को क्या नहीं कर पाएगी? एक्सपोज नहीं कर पाएगी। तो इसका एब्जॉर्प्शन कहां पर होता है मैक्सिमम? इसका एब्जॉर्प्शन होता है टंगस्टन के K एब्जॉर्प्शन एज के पास में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। इसका मतलब कम केवीपी पर क्या होती है? ये स्क्रीन कम फास्ट होती है, और केवीपी बढ़ाओगे, ज्यादा केवीपी होगा तो स्क्रीन क्या होगी? ज्यादा फास्ट आपको दिखेगी। जैसे मान लो आप इस पर एक ऐसी एक्सरे बीम डालते हो, माना कि इस पर आप एक ऐसी एक्सरे बीम डालते हो जो हेवीली फिल्टर्ड है। क्या है? हेवीली फिल्टर्ड है, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में उसको अपने फिल्टर कर रखा है। उसमें लगभग सारी लो केवीपी जो एक्सरे बीम है उन सबको हटा दिया, बस इसमें हाई केवीपी की एक्सरे बीम ही बची है। तो वो बीम क्या करेगी? सारी इस इंटेंसिफाइंग स्क्रीन में जो टंगस्टन है उसके K एब्जॉर्प्शन एज के कारण फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से एब्जॉर्ब हो जाएंगी। एब्जॉर्ब होगी तो स्क्रीन आपको क्या लगेगी? फास्ट लगेगी। इसी के अनुसार आप एक चीज और देख सकते हो प्रैक्टिकली, जब आप फोटो रेडियोग्राफी करते हो तो उसमें एक तो थिक पार्ट जैसे लंबर स्पाइन और एक थिन पार्ट जैसे रिस्ट, इनका एक्सरे करते हो तो आपको कैल्शियम टंगस्टेट की इंटेंसिफाइंग स्क्रीन
जब आप थिक पार्ट या मोटे पार्ट जैसे लंबर स्पाइन का एक्सरे करते हो तो स्क्रीन आपको ज़्यादा फास्ट दिखेगी बजाय के थिन पार्ट जैसे लंबर या सर्वाइकल, जो लंबर या दूसरे एक्सट्रीमिटीज़ के वगैरह करने पर। कैसे? थिन पार्ट का एक्सरे करते हो, थिन पार्ट के एक्सरे में क्या होंगी? स्कैटर रेडिएशन जो है, सॉरी, थिन पार्ट का जो एक्सरे करते हो, थिन पार्ट के एक्सरे में क्या होगी? जो आप प्राइमरी बीम डालते हो, इस प्राइमरी बीम में से लो केवीपी की एक्सरे पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं होती। इसके अंदर क्या होता है? हाई केवीपी और लो केवीपी दोनों एक्सरे बीम होती है, इसलिए स्क्रीन आपको क्या लगेगी? कम फास्ट लगेगी। लेकिन लंबर स्पाइन का एक्सरे करते हो तो थिकनेस बढ़ने के कारण जो आपकी एक्सरे बीम है, उस एक्सरे बीम में से लो केवीपी की जो भी एक्सरेज होंगी वो सारी क्या हो जाएंगी रे? एब्जॉर्ब हो जाएंगी, बाहर निकलेंगी। उसमें अधिकतम हाई केवीपी की एक्सरे होगी। और मैंने बताया था हाई केवीपी के ऊपर स्क्रीन आपको क्या दिखती है? ज़्यादा फास्ट दिखती है। हाई केवीपी पर स्क्रीन ज़्यादा फास्ट होती है। इसके अलावा एक्सरे बीम डालने पर इंटेंसिफाइंग स्क्रीन में क्या होता है? मैक्सिमम आपका एक्सरे फोटोन से लाइट फोटोन कन्वर्ट होते हैं, लेकिन कुछ इस एक्सरे बीम का कुछ भाग कितना 3 से 4% डायरेक्ट आप एक्सरे फिल्म को एक्सपोज करता है। क्या करता है? डायरेक्ट एक्सरे फिल्म को एक्सपोज करता है। क्या करता है? डायरेक्ट एक्सरे फिल्म को एक्सपोज करता है। मतलब एक्सरे बीम डाली तो मैक्सिमम जैसे 95 से 96% जो एक्सरे फोटोन एब्जॉर्ब हो रहे हैं उसमें मैक्सिमम किसके द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं? इलेक्ट्रॉन इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के द्वारा होते हैं। केवल 3 से 4% ही किसके द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं? 3 से 4 ही किसके द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं? जो इसके इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं। स्पीड ऑफ कैल्शियम टंगस्टेट स्क्रीन। इस कैल्शियम टंगस्टेट स्क्रीन की स्पीड को कौन कौन डिसाइड करता है? सबसे पहला काम क्या होता है? क्या कौन करता है? मतलब जो कैल्शियम टंगस्टेट आपकी जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन का जो स्पीड है, उस स्पीड को कौन कौन डिटरमाइन करेगा, कौन कौन निर्धारित करेगा? या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, किसी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के जो स्पीड को कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला तो क्या होता है? थिकनेस ऑफ फॉस्फर लेयर। थिकनेस ऑफ फॉस्फर लेयर। आप स्क्रीन ले रहे हो, स्क्रीन के अंदर अपने 4 लेयर पड़ी थी। बेस होती है, रिफ्लेक्टिंग लेयर होती है, फॉस्फर लेयर होती है, प्रोटेक्टिव। तो फॉस्फर लेयर की थिकनेस जितनी ज़्यादा होगी, स्क्रीन की स्पीड क्या होगी? उतनी ही ज़्यादा होगी। देखते पड़ा आगे। उसके बाद होता है क्रिस्टल साइज ऑफ फॉस्फर क्रिस्टल की साइज ये भी डिसाइड करती है आपकी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की जो स्पीड होगी उसको। तीसरा क्या होता है? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लाइट एब्जॉर्बिंग डाई। लाइट एब्जॉर्बिंग डाई यानी अपन स्क्रीन के फॉस्फर के अंदर क्या करते हैं? एक लाइट एब्जॉर्बिंग डाई अपन मिला देते हैं। उस लाइट एब्जॉर्बिंग डाई उसके द्वारा भी ये डिसाइड होता है कि आपकी स्पीड क्या होगी। चौथा एक फैक्टर और है इसके अंदर, फॉस्फर कन्वर्जन एफिशिएंसी। फॉस्फर कन्वर्जन एफिशिएंसी। इससे पहले एक चीज और देखो, किसी स्क्रीन है, उस स्क्रीन की जो थिकनेस होती है, मतलब उस स्क्रीन की जो स्पीड होती है, वो स्पीड क्या होती है रे? स्क्रीन की स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एबिलिटी टू रिकॉर्ड डिटेल। मतलब जैसे जैसे किसी फिल्म की स्पीड बढ़ती जाती है, उसकी जो इंफॉर्मेशन होगी, जो डिटेल्स होगी आपकी इमेज के अंदर, उस इमेज की डिटेल या इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने की क्षमता होती है वो घटती जाती है। मतलब फास्ट इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होती है, वो क्या करती है?
कम जो डिटेल होती है वो रिकॉर्ड कर पाती है, और स्लो स्पीड फिल्म होती है वो क्या करती है, ज़्यादा जो आपके रेडियोग्राफिक डिटेल उनको रिकॉर्ड कर पाती है। मैंने कल आपको बताया था इस आधार पे फिल्म में इंटेंसिफाइंग स्क्रीन 3 प्रकार की होती है। एक तो फास्ट इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, दूसरी मीडियम इंटेंसिफाइंग स्क्रीन जिसे हम पार स्पीड फिल्म भी बोलते हैं, इस स्क्रीन भी बोलते हैं, और तीसरी स्लो या डिटेल स्पीड इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। ये क्या होती है, जो इंटेंसिफिकेशन फैक्टर के आधार पर इंटेंसिफाइंग स्क्रीन 3 प्रकार की होती है। कैसे, फास्ट वाली होती है, इसका इंटेंसिफिकेशन फैक्टर कितना होता है, इसका इंटेंसिफिकेशन फैक्टर होता है 100। मीडियम वाली का लगभग कितना होता है 50, और स्लो वाले का क्या होता है 25। स्लो वाली कितना होता है 25। स्लो वाले का कितना होता है 25। तो एग्जाम के अंदर मोस्टली पूछा जाता है जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होती है कितने प्रकार की होती है, तो कितने प्रकार की, 3 प्रकार की होती है, फास्ट स्पीड, स्लो या पार स्पीड, और स्लो या डिटेल स्पीड, या मीडियम या पार स्पीड। ये इनके इंटेंसिफिकेशन फैक्टर है, इनके आधार पर इनकी स्पीड डिसाइड की जाती है, स्पीड इनकी डिसाइड होती है। ध्यान करना, फास्ट जो स्क्रीन होगी वो डिटेल को कम शो कर पाएगी, कम रिकॉर्ड कर पाएगी डिटेल को, और स्लो या स्लो वाली को तो हम कहते हैं डिटेल स्क्रीन है ना, क्योंकि इसमें स्लो जितनी स्लो होगी उतनी ज्यादा रेडियोग्राफिक डिटेल इसके अंदर ये होगी। तो उसके बाद में क्या था कि अपन स्पीड के बारे में पढ़ रहे हैं कि स्पीड जो कैल्शियम टंगस्टेट स्क्रीन होगी उस स्क्रीन की स्पीड को कौन कौन डिसाइड करता है। तो सबसे पहले चीज तो अपन ये देख ली कि स्पीड जितनी ज्यादा होगी उसकी डिटेल रिकॉर्ड करने की एबिलिटी या क्षमता उतनी ही कम होगी। दूसरा चीज, फॉस्फर लेयर की थिकनेस से क्या फर्क पड़ेगा। फॉस्फर लेयर की थिकनेस जैसे जैसे आप बढ़ाओगे तो उसमें से गुजरने वाले एक्सरे फोटोन इस लेयर के अंदर ज्यादा देर तक अंदर रहेंगे, और ज्यादा देर तक, जैसे एक तो मान लो इस फॉस्फर लेयर इतनी है और एक फॉस्फर लेयर इतनी है, तो एक्सरे बीम पार जाएगी, तो इसमें इसके अंदर तो इसने थोड़ी सी दूरी तय की और इसमें इतनी ज्यादा, तो जितनी ज्यादा देर तक एक्सरे बीम स्क्रीन के अंदर रहेगी उसके एब्जॉर्ब होने की संभावना उतनी ही ज्यादा होती है। तो थिकनेस लेयर बढ़ाने पर किसकी, स्क्रीन की, आप स्क्रीन की स्पीड होती है वो बढ़ती है। क्या होती है, स्क्रीन की स्पीड जो बढ़ती है। तो फॉस्फर लेयर है उसकी थिकनेस बढ़ाने पर क्या होगा, स्क्रीन की स्पीड बढ़ेगी। लेकिन एक डायग्राम बनाना मुझे, लेकिन मान लो ये तो है फॉस्फर लेयर और ये आपकी है फिल्म। एक एक्सरे फोटोन यहां पे आया और यहां पे इसने इस क्रिस्टल को क्या किया, अपनी एनर्जी दे दी। ये क्या है, एक्सरे फोटोन, इसने इस क्रिस्टल को अपनी एनर्जी दे दी। तो ये क्रिस्टल क्या करेगा, ये लाइट इमिट करेगा, प्रकाश का उत्सर्जन करेगा, और ये लाइट क्या होती है, सभी दिशाओं में एक समान रूप से उत्सर्जित होती है। तो ये लाइट उत्सर्जित करेगा, तो मैं इसको एक बड़ा सर्किल बना लेता हूं जिसमें ये क्या होता है, क्यों होती है, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगी, इधर इस साइड में गया, ये फिल्म है, तो इस फिल्म का सिर्फ इतना सा पार्ट ही क्या हुआ रे, एक्सपोज हुआ। कितना बड़ा पार्ट एक्सपोज हुआ, इतना बड़ा पार्ट। समझे मैंने क्या बताया, फॉस्फर थिकनेस बढ़ने के साथ साथ क्या होती है, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की स्पीड बढ़ती जाती है। तो मैंने कहा स्क्रीन की स्पीड बढ़ाने के साथ में स्क्रीन की फॉस्फर थिकनेस की लेयर बढ़ाने के साथ साथ स्क्रीन की स्पीड बढ़ती जाती है। लेकिन जितनी ज्यादा आप इस स्क्रीन होती है इसमें फॉस्फर लेयर की थिकनेस बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा क्या होगा रे, उतना ही ज्यादा इमेज की क्लैरिटी प्रभावित होगी। क्लैरिटी मतलब इमेज की साफ जो स्पष्ट दिखाई देती है, साफ दिखाई देती है, वो दिखाई देना कम होगा। कैसे होगा, आप मान लो एक फॉस्फर लेयर के ऊपर आपने एक्सरे फोटोन डाला, अगर एक्सरे फोटोन यहां पर एब्जॉर्ब होता तो तुरंत ही ये इमेज के ऊपर क्या होता है, अपने सामने एक एरिया को एक्सपोज कर देता, ये कर दिया। लेकिन ये फॉस्फर, ये जो क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल क्या हुआ, थोड़ा सा इस फिल्म से दूर फॉस्फर लेयर के अंदर एक्सपोज हुआ।
जिससे लाइट इमिट हुई। ये लाइट, इस लाइट ने फिल्म के इतने वाले पार्ट को क्या किया, एक्सपोज किया, इतने बड़े पार्ट को एक्सपोज किया। तो देखो आपके क्रिस्टल की साइज तो थी छोटी सी, और उस छोटी सी साइज थी तो यानी उसको सिर्फ इतना सा एरिया एक्सपोज करना था, लेकिन इस क्रिस्टल ने क्या किया, दूरी बढ़ने के कारण यहां से लाइट यहां तक आई है और यहां से लाइट यहां तक आई है। यानी अपनी क्रिस्टल ने अपनी साइज से ज्यादा बड़ी साइज के एरिया को फिल्म पर एक्सपोज किया। इसके कारण क्या होती है, आपकी इमेज की क्लैरिटी प्रभावित होती है। क्या होती है, क्लैरिटी प्रभावित होती है। कैसे होती है, फोस्फर लेयर की थिकनेस बढ़ाओगे तो क्रिस्टल्स होते हैं, उनके कुछ क्रिस्टल्स की साइज की दूरी क्या हो जाएगी, फिल्म से ज्यादा दूरी हो जाएगी, और जितनी ज्यादा दूरी पर क्रिस्टल एक्सपोज होगा एक्सरे से, उसके द्वारा फैलने वाली लाइट ज्यादा होगी, वो फिल्म के ज्यादा बड़े एरिया को एक्सपोज करेगा ना। जबकि इस क्रिस्टल के सामने का पॉइंट तो सिर्फ इतनी सी दूरी का होना था, एक्सपोज इतनी सी दूरी पर ये होनी थी, लेकिन इसने क्या किया, इतनी दूरी पर एक्सपोज किया। ये क्या करेगा, आपकी इमेज की जो शार्पनेस है, जो क्लैरिटी है, जो उसको स्पष्ट दिखाई देना, उसको कम करेगा। इमेज की क्लैरिटी को ये कम करता है। इसके अलावा एक चीज और देखो, जो इमेज क्लैरिटी है वो दूसरी एक चीज और के कारण भी कम होती है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं लाइट का डिफ्यूजन। उसे कहते हैं लाइट का डिफ्यूजन। कैसे होता है डिफ्यूजन, मैं बताता हूं आपको। देखो मान लो ये एक फिल्म है, उस फिल्म के ऊपर ये एक अपने आधे पार्ट के ऊपर एक लेड का ब्लॉक लग दिया है। क्या रख दिया है, लेड का ब्लॉक, और आधे को अपन ने इसको खाली छोड़ दिया है। अब इसके ऊपर अगर हम एक्सरेज डालेंगे तो अगर ये लाइट ब्लॉक पर डालेंगे तो ये ब्लॉक क्या करेगा, एक्सरेज बीम को रोक लेगा, हाफ ब्लॉक होगा, और आधे पार्ट पर एक्सरे बीम एकदम से क्या होगी, पूरी गिरेंगी। तो होना क्या चाहिए, आइडियली ये होना चाहिए कि एक्सरे बीम के ऊपर बस इस आधा पार्ट है ये तो होना चाहिए एकदम से व्हाइट, और आधे वाला पार्ट होना चाहिए एकदम से ब्लैक। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा जूम करके माइक्रोस्कोप से देखोगे तो जहां पर ब्लॉक के नीचे दबी हुई फिल्म थी वहां पे भी थोड़ा सा एरिया आपको क्या दिखेगा, अरे ब्लैक दिखेगा। थोड़ा सा एरिया क्या दिखेगा आपको, ब्लैक दिखेगा। ये ब्लैकनेस किसके कारण आई है, ये ब्लैकनेस लाइट फोटोन के डिफ्यूजन स्कैटरिंग के कारण आई है। कैसे आई है, ये आपकी जो ब्लैकनेस थी उस ब्लैकनेस इस लेवल की थी, पूरी बाकी फिल्म पर ब्लैकनेस एक समान है, और यहां पर ब्लैकनेस 0 हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं, क्योंकि फोस्फर लेयर की थिकनेस बढ़ गई तो उस फोस्फर लेयर से कुछ एक्सरे फोटोन इसके नीचे डिफ्यूज हो जाते हैं, उसके नीचे अंदर घुस जाते हैं। उसके कारण जैसे ये तो है फास्ट स्क्रीन और ये है स्लो स्क्रीन, तो आपकी जो ब्लैकनेस लेवल है वो ये लेवल था, लेकिन इस ब्लॉक के नीचे क्या होगा, फास्ट स्क्रीन की कंडीशन में ये ब्लैकनेस थोड़ी सी ज्यादा होगी। क्यों होगी रे, क्योंकि फोस्फर लेयर की थिकनेस बढ़ गई, उसके ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है, तो फोस्फर लेयर के अंदर क्या होगा, आपके जो लाइट फोटोन बनेंगे वो इस ब्लॉक के थोड़े से नीचे डिफ्यूज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, नीचे डिफ्यूज हो जाएंगे। जबकि स्लो स्क्रीन काम में लोगे, इसमें आप डेंसिटी लेवल देखोगे, ये क्या हो गया, फिल्म ब्लैकनेस का लेवल देखें। इस पर देखोगे स्लो स्क्रीन पर, तो स्लो स्क्रीन फोस्फर थिकनेस कम है तो आपके क्या होंगे, कम लाइट फोटोन इसके नीचे डिफ्यूज हो पाएंगे। तो उसका ग्राफ किस रूप में आएगा, इस रूप में आएगा। उसमें डेंसिटी, अगर आप इस ऊंचाई जो है, ये हाइट है, इस हाइट को अगर ब्लैकनेस के रूप में लो इस ग्राफ में, तो यहाँ पे आपको डेंसिटी क्या होगी, बहुत कम मिलेगी, और यहाँ पे आपको डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी लेवल ज्यादा मिलेगा। तो दूसरा कारण क्या है इसका, जो इमेज क्लैरिटी कम होने का, जो इसका शार्पनेस कम होने का कारण क्या है, वो है आपकी जो फोस्फर लेयर की थिकनेस। तो फोस्फर लेयर की थिकनेस से स्पीड बढ़ती है स्क्रीन की, लेकिन उसकी इमेज क्लैरिटी कम होती है। तो इसका समाधान क्या होता है, उसका समाधान यही होता है कि आप फोस्फर लेयर के अंदर एक लाइट एब्जॉर्बिंग डाई क्या मिला दोगे, लाइट एब्जॉर्बिंग डाई मिला दो। ये लाइट एब्जॉर्बिंग डाई क्या करेगी, ये जो अनावश्यक एक्सरे फोटोन है जो स्कैटर्ड हो रहे हैं, इन एक्सरे फोटोन को ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। इन एक्सरे फोटोन को ये एब्जॉर्ब कर लेगा। ये वास्तव में क्या होती है, ये एक येलो कलर की डाई होती है जो अपन स्क्रीन के अंदर फोस्फर क्रिस्टल के आसपास में इसको मिला देते हैं, जो इन स्कैटर्ड रेडिएशन को, जो ये डिफ्यूज होने वाले फोटोन्स है, इनको
क्या करती है, एब्जॉर्व कर लेती है। लेकिन इस लाइट एब्जॉर्बिंग डाई के मिलाने से स्क्रीन की स्पीड भी कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि जो अनावश्यक फोटोन होंगे उन फोटोन को ये एब्जॉर्व कर लेगा, और एब्जॉर्व करने से क्या होगा, उन फोटोन को एब्जॉर्व करने से क्या होगा, आपकी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की इंटेंसिटी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। तो ये टॉपिक था, लगभग कंप्लीट है। कल छोटा सा टॉपिक इसका और होगा, उसके बाद में हम जो आपके सिलेबस है उसके नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ेंगे। देखो